सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। अरे आप आज कुछ बेचैन सी, कुछ बेसब्र लग रही हैं। क्या बात है? क्या चल रहा है जहन में? हाँ, वो असल में जो रिपोर्ट्स और एनालिसिस हम देख रहे थे ना, उनमें जो बातें सामने आ रही हैं वो वाकई मतलब सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि इस पूरे रीजन में हो क्या रहा है, खासकर सीरिया में, और आगे क्या हो सकता है। एक बड़ी पिक्चर बन रही है जो काफी डिस्टर्बिंग है। फिक्र की बात है। अच्छा, तो फिर आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। देखते हैं इन रिपोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शुरू कहां से करें? सीरिया की ताज़ा सूरत हाल से। हाँ बिल्कुल, सीरिया से ही शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाल ही में दमास्कस में वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री पर अटैक्स हुए हैं। जी, जाने नुकसान की भी रिपोर्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन हमलों को द्रूज कम्युनिटी के डिफेंस के तौर पर पेश किया जा रहा है। द्रूज कम्युनिटी के डिफेंस में? लेकिन जो तज्जियाकार है वो इसे सीधे सीधे अपॉर्चुनिज्म कह रहे हैं, मतलब मौका परस्ती। उनका मानना है कि ये अटैक शायद सिर्फ द्रूज लोगों की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इजरायली गवर्नमेंट और उनके पीएम के अपने पॉलिटिकल मकसद भी हो सकते हैं इसके पीछे। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं लगती फिर? मतलब पहले भी तो अटैक्स होते रहे हैं सीरिया पर। बिल्कुल। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये द्रूज वाला इशू सामने आने से पहले भी इजराइल ने सीरिया पर सैकड़ों हमले किए। सैकड़ों? इतने ज्यादा? जी हाँ, ये सिलसिला काफी पुराना है और काफी सिस्टमैटिक भी लगता है, खासतौर पे जब से बशार अल असद की गवर्नमेंट कमजोर हुई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने एक तरह से सीरिया की मिलिट्री ताकत को तोड़ कर रख दिया है। उनकी नेवी, आर्मी के भारी हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हर वो चीज जो इजराइल के लिए खतरा बन सकती थी। एग्जैक्टली, हर वो चीज जो उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट थी, उसे सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया है, ऐसा लगता है। तो सिर्फ हवाई हमले, एयर स्ट्राइक्स नहीं, जमीन पर भी कुछ हो रहा है। रिपोर्ट्स में गोलन हाइट्स के अलावा भी कब्जे की बात है। जी हाँ, रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि गोलन हाइट्स के अलावा भी सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा किया गया है। वहाँ मिलिट्री बेसिस बनाए गए हैं। मिलिट्री बेसिस सीरिया के अंदर? हाँ, और फिर वहाँ के आम शहरों को परेशान करना, घरों पर छापे मारना, लोगों को उठा लेना, किडनैप करना, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। बच्चे भी? ये तो बहुत सीरियस इल्जामात हैं। बिल्कुल। और जब आप इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं, अटैक्स, कब्जा, लोगों को परेशान करना, मिलिट्री ताकत तोड़ना, तो एक मकसद साफ नजर आता है। कहते हैं क्या मकसद? कोशिश ये लगती है कि दमास्कस के साउथ में एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए, मतलब एक ऐसा इलाका जहां कोई फौजी सरगर्मी ना हो। अच्छा, और इसका फायदा इजराइल को क्या होगा? ये इलाका फिर इजराइल के लिए एक बफर जोन की तरह काम करेगा, एक सेफ्टी कुशन। यहाँ से बात और उलझ जाती है ना? कुछ रिपोर्ट्स तो एक बहुत बड़े प्लान की तरफ भी इशारा कर रही हैं। हाँ, ये बात भी आ रही है। एक रिपोर्ट में जिक्र है एक इजरायली सोल्जर की यूनिफॉर्म पर लगे एक पैच का। पैच? कैसा पैच? जिस पर कहते हैं एक मैप बना हुआ है, और इस मैप में सिर्फ पैलेस्टाइन नहीं बल्कि सीरिया, इराक, लेबनान, इजिप्ट, यहाँ तक कि कुवैत और सऊदी अरबिया के कुछ हिस्से भी शामिल दिखाए गए हैं। क्या इतने सारे मुल्क? लेकिन इसकी कोई कॉन्फर्मेशन है? मतलब ये कितना ऑथेंटिक है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन ये बात रिपोर्ट्स में मेंशन की गई है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं जो कहा जा रहा है। समझ गया। तो ये एक रिपोर्टेड क्लेम है। जी, और इसी से जुड़ी हुई एक और थ्योरी भी सामने आती है। वो क्या? सीरिया को अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्लान। सीरिया को बांटने का? कैसे? एथनिक लाइंस पर? हाँ, कुछ वैसा ही। सोर्सेज में इसकी एक पॉसिबल शक्ल भी बताई गई है, जैसे स्वेडा के इलाके में ड्रू स्टेट, नॉर्थ में कर्डिश इलाका, कोस्ट पर अलावी और क्रिश्चियन स्टेट, फिर वो डीमिलिटराइज्ड जोन, और शायद जो बाकी बचा कुचा इलाका है वहाँ कोई और एंटिटी। मतलब पूरे मुल्क को उसकी नस्ली, एथनिक और मजहबी बुनियादों पर तोड़ देना? कुछ ऐसा ही खाका पेश किया गया है रिपोर्ट्स में। और इसके लिए कोई मिसालें भी दी जा रही हैं? हाँ, अफ्रीका का जिक्र किया जाता है, जैसे इथियोपिया और सूडान का बंटवारा हुआ, जिबूटी बना, सोमालिया को तोड़ने की कोशिश हुई, लिबिया का जो हाल है। सोर्सेस कहते हैं कि ये एक मॉडल है,
छोटे एथनिक या रिलीजियस ग्रुप्स को पैसों या पावर का लालच देकर अलग करो और फिर पूरे मुल्क को टुकड़ों में बांट दो। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये तो सीरिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। 1967 की जंग से भी बड़ी स्ट्रेटेजिक हार, जैसा आप कह रही थी। बिल्कुल, एक पूरा मुल्क इतनी पुरानी तारीख वाला वो बिखर जाए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सीरिया का दोबारा एक झंडे के नीचे जमा होना, अगर कभी हुआ भी, तो उसमें दसियों साल लग सकते हैं। ये तो पूरे रीजन का नक्शा ही बदल देगा। हाँ, ये इस पूरे रीजन के लिए एक बुनियादी तब्दीली होगी। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल बदल जाएगा। एक तरफ तो ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक बातें हैं, लेकिन इसका इंसानी पहलू, उन लोगों का क्या जो इस सब के बीच में है? इजरायली सोसाइटी पर भी तो इसका असर पड़ता होगा। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एक सोर्स में उठाया गया है कि इजरायली सोसाइटी के अंदर भी इस लगातार जंग की कैफियत से एक अजीब सी थकावट, एक बेजारी अनहुई पैदा हो रही है। थकावट और बेजारी मतलब हमेशा खतरे का एहसास, मिलिट्री ऑपरेशंस, इस सब ने शायद वहाँ के लोगों को भी अंदर से थका दिया है। एक तरह की लाताल्लुकी सी पैदा हो गई है, जैसे अब ये सब नॉर्मल हो गया हो। ये भी एक अजीब सूरत हाल है। तो ये सारी रिपोर्ट्स और एनालिसिस देखकर एक बड़ा सवाल जहन में उठता है। क्या सवाल? यही कि क्या बाहर की ताकतों के अपने फ़ायदों के लिए, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए रीजन्स की सरहदों को इस तरह दोबारा खींचना, क्या ये मुस्तकबिल के लिए एक ख़तरनाक मिसाल क़याम नहीं कर रहा? इस तहकीकात में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।